इस लेक्चर में हम कुछ इकोनॉमिक टर्म समझेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अभी न्यूज में भी हैं। जैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या होता है, और इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या होता है, और कैसे ये चेंज करते हैं बैंक वगैरह। मतलब आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है बैंक जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक जो लैंडिंग करते हैं। जैसे आप बैंक से उधार लेने जाओगे भाई साहब, लोन लेने जाओगे आप लोन लेने जा रहे हो, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट लगाता है ना बैंक। बैंक उस पर ब्याज लेता है आपसे, और आप भी जैसे जो पैसा जमा करते हो बैंक में, तो बैंक भी आपको ब्याज देता है। फ्री में थोड़ी ना रख रहे हो आप बैंक में। बैंक एक साल में 4% 5% ऐसा कुछ ब्याज देता है आपकी राशि पे जो आपने जमा की हुई है बैंक में। तो ये कैसे डिसाइड होती है, ये बैंक को कितने लोन पे कितना इंटरेस्ट लेना है, लोगों से कितना ब्याज वसूलना है, ये कैसे डिसाइड होता है, सब जानेंगे इसमें। आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो पिछले 3-4 साल में 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहले एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट की क्या रिपोर्ट है, कुछ रिपोर्ट है आरबीआई की, पहले हम वो से देखेंगे क्या रिपोर्ट में बोला है, फिर उसके बाद ये टर्म सारी समझेंगे एक एक करके। तो अभी क्या है, रिसेंटली आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, किस पे, मॉनेटरी ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन इन इंडिया क्या होता है इसे भी समझेंगे। अभी समझते हैं कि रिपोर्ट में क्या आया है। रिपोर्ट में ये है कि इसमें कहा है कि जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पे जो बैंक उधार देती हैं लोगों को, लोन देती हैं, और इस पे जो इंटरेस्ट रेट लेती हैं फिर उनसे, जो इस पे दिए गए ईबीएलआर पे लोन दिए गए हैं, इनका जो शेयर है वो 2.4% से 28.5% बढ़ गया 2019 से 2021 में। मतलब जितना बैंक लोगों को लोन देते थे या कंपनीज को किसी को भी लोन देते थे, वो 2019 में सितंबर 2019 में 2.4% अपने लोन का देते थे। मान लो 100 रुपये लोन दिया, उसमें से 2.4% इस लैंडिंग रेट पे देते थे। और अब ये 2021 में बढ़ गया है इसका शेयर, 28.5% इन्होंने शेयर इंक्रीज कर दिया है। यानी कि ये इंक्रीज हुआ है। जो मॉनेटरी पॉलिसी जो ट्रांसमिशन है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इसकी वजह से, जब बैंकों ने एक्सटर्नल ये बेंचमार्क लैंडिंग रेट अडॉप्ट किया है। तो ये पूरा समझेंगे हम क्या है, अभी रिपोर्ट देख रहे हैं बस। लेकिन अभी भी क्या है, 71.5% जो लोन देती है बैंक, वो किस पे देती है अभी, इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पे। लेंडिंग रेट का मतलब उधार देने वाला दर, जिस पे उधार देती है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, आपसे बैंक वसूलेगी इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो लेगी भाई साहब, ब्याज भी तो लेगी। आप उसके मौसी के बेटे थोड़ी ना लगते हो, फ्री में दे देगा आपको बैंक। तो आपने बैंक से कर्ज लिया है, आपसे मूलधन तो लेगी वापस, प्रिंसिपल कुछ ब्याज भी लेगी। तो वो ये लैंडिंग रेट। तो दो तरीके से होता है, एक तो एक्सटर्नल हमने ऊपर देखा, उसका शेयर अभी इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी जो इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट है उस पे जो लोन देती है वो 71.5% तक है ये लोन। और जो ये लोन किस पे डिपेंड होता है, जैसे बेस रेट या मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, इस पे डिपेंड करता है ये लैंडिंग रेट कितना रहेगा। मतलब बैंक की इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा इस पे डिपेंड रहती है, बेस रेट और एमसीएलआर पे। ये बेस रेट एमसीएलआर क्या है इसको भी समझेंगे हम डिटेल में। तो अभी इनसे लिंक है बैंक का जिन पे ये देती है। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जब बैंक इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट पे उधार देती हैं, लैंडिंग करती हैं लोगों को, इसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में बाधा आती है, इंपीड करती है ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को। तो पहले समझते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है क्या, उसके बाद ये सारी टर्म समझेंगे। ये ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है भाई साहब, ये डिस्क्राइब करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंजेस कैसे कैसे करता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है, मॉनेटरी में आ रहा है मनी, यानी कि मनी से रिलेटेड है कुछ सिस्टम। यानी कि जो पॉलिसी रेट होते हैं आरबीआई के, जो पॉलिसी रेट डिफाइन करती है, यानी कि जो लैंडिंग रेट होते हैं या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के रेट होते हैं, जैसे भाई साहब सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट है, इनको कैसे डिफाइन करता है, इनकी क्या रेट है, इंटरेस्ट रेट कितना है इनका। तो ये क्या है, सब इसमें जो चेंजेस करता है, ये चेंजेस ही क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में ट्रांसमिशन के, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज आया है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है, मॉनेटरी पॉलिसी तो भाई साहब आरबीआई कंट्रोल करता है, किससे, ये टूल है उसके, रेपो रेट, रिजर्व रिजर्व ये रिवर्स रेपो रेट, और आपका सीआरआर,
और SLR ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, मैं रिवाइज कराता हूँ जल्दी से। कैश रिजर्व रेशो क्या है कि कोई भी बैंक है, किसी ने बैंक खोला है, आपको खोलना तो आप भी खोल सकते हो बैंक, कोई भी कंपनी, बस 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास है 500 करोड़ रुपए, आ जाओ भाई साहब, लो RBI से लाइसेंस, खोलो बैंक। तो ये कोई भी बैंक है, उस बैंक को जितनी भी उसके पास कैपिटल है, राशि है, जितनी भी है, उसको उस राशि का कुछ परसेंट RBI के पास रखना पड़ता है, RBI के पास, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। और कैश में रखना पड़ता है, कैश में, कैश दोगे आप, कैश में मतलब रुपए दोगे आप, मनी प्रोवाइड करोगे। एक है आपका SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है। ये क्या है? ये है भाई साहब, किसी भी बैंक को जितना भी उसके पास कैपिटल है, उस कैपिटल का उसे अपने पास ही रखना पड़ता है कुछ परसेंट। जैसे ये बैंक है SBI के पास जितना भी धन है, जितना भी डिपॉजिट है, जितनी भी कैपिटल है, उसका कुछ परसेंट, लगभग 22% रखना पड़ता है अपने पास। ये अपने पास, और बैंक अपने पास, RBI जो अपने पास क्यों रखवाता CRR और बैंक के पास, ये इसलिए रखवाता, बैंक मान लो दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो वो क्या है, फिर जो पब्लिक का पैसा जमा है, इस पैसे से, बैंक के पैसे से पब्लिक को देगा RBI, तो इसलिए ये रखवाता है। एक आपका ऐसे ही होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है यहां पे समझते हैं। रेपो रेट होता है भाई साहब, ये ऐसा रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, जिसपे RBI उधार देती है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए, 14 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो ऐसे छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ये याद रखना, लॉन्ग टर्म नहीं है। रेपो रेट किसके लिए? रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट, दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो रेट में बैंक उधार लेते हैं किससे? RBI से, और बैंक बदले में लेती है, क्या लेती है? परचेज करती है सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी बैंक से। जैसे ये SBI है और ये है RBI लोन दे रही है इसे, तो ये क्या करती है? रेपो रेट पे देती है। रेपो रेट मान लो 4%, 5% ऐसे है, तो ये इससे पैसा लेगी उधार। तो ये किससे लेगी? ये इसके पास कुछ सिक्योरिटीज होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी, मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, बॉन्ड वगैरह होंगे, बॉन्ड, बस इस पे लिखे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कितने रुपए की होगी, कितनी इसकी वैल्यू लिखा होगा, ये 1000 करोड़ की है, कितने की है, तो इसे इतने का दे देगा कि 1000 की सिक्योरिटी है मेरे पास, आप इसे रख लीजिए इस पेपर को, और इस पे मुझे लोन दीजिए। तो इस पे ये लोन दे देगा इसको, RBI SBI को भाई साहब लोन दे देगा। ये RBI क्या करेगा? SBI को लोन दे देगा रेपो रेट पे, क्योंकि जब ये वापस लौटाएगा तो ये इसकी सिक्योरिटी को वापस दे देगा, ये इसके पैसे को वापस दे देगा 1000 करोड़ को, और साथ में ये ब्याज भी देगा। जितना रेपो रेट था, मान लो 3% था, 4% था, तो 1000 करोड़ का 4% इसे लौट आएगा। समझ रहे हो? ये ऐसे रेपो रेट होता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में RBI उधार लेता है किससे? SBI से, मतलब किसी बैंक से, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक से, मतलब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा इसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इससे मनी लेगा, उधार लेगा। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? लगभग जो रेपो रेट है ना, उससे 1% कम रहता है, 1% कम रहता है, क्योंकि RBI भाई साहब कम इंटरेस्ट देगा इनको, समझ रहे हो? तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। अब भाई साहब ये समझते हैं हम, इंटरनल बेंचमार्किंग लेंडिंग रेट क्या होता है। इंटरनल बेंचमार्किंग रेट, देखो आपके मन में चल रहा होगा कि RBI ये करता क्यों है, ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्यों करता है? ये भाई साहब इसलिए करता है क्योंकि इनसे इन्फ्लेशन भी तो कंट्रोल करता है, महंगाई भी तो कंट्रोल करनी होती है RBI को। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है किस लिए है भाई साहब? मेन टारगेट तो इन्फ्लेशन कंट्रोल ही करना है, कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा ना बढ़ जाए, कि पैसा इतना ना हो लोगों के पास, मान लो उनके पास अनगिनत पैसा है उनके हाथ में, अब वो मान लो एक पेन 10 रुपए का आ रहा तो उसे खरीद रहे हैं कि 20 रुपए दे रहे हैं, दे क्या आ रहे हैं, अरे ले लो यार, ले लो ऐसे 20 रुपए ले लो, तो क्या इससे क्या है? वो तो भाई साहब कंपनी को लगेगा 20-20 रुपए देके जा रहे हैं, कंपनी तो फिर कंपनी से ही रेट बढ़ा देगी, 20 रुपए रख देगी, 25 रुपए रख देगी। और जिस बंदे के पास पैसे है ही नहीं, गरीब आदमी है, वो कैसे खरीदेगा पेन? जिसके पास नहीं है पैसे वो कैसे खरीदेगा? तो महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसे इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये टूल है मॉनेटरी पॉलिसी के RBI के पास। जो रेपो रेट है इसमें क्या करता है, मतलब इसमें अगर इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रेपो रेट का, तो क्या है? तो SBI है जो इससे RBI से लोन नहीं लेगा इससे, रेपो रेट क्योंकि ज़्यादा हो गया, वो कहेगा भाई साहब मैं RBI से लोन लूंगा, मुझे मान लो 10% कर दिया RBI ने रेपो रेट, तो अब SBI क्यों लेगा इससे लोन? कि मुझे 10% देना पड़ेगा RBI को जब मैं लौटाऊंगा, और छोटी अवधि के लिए लोन लेते हैं। अगर मान लो RBI ने 10% से हटा के 3% कर दिया, तो अब क्या करेगा?
अगर एसबीआई इसे पब्लिक को देता लोन, पब्लिक को, तो क्या होता, पब्लिक को लोन देता, मान लो पब्लिक से कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, पब्लिक से मान लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मान लो पब्लिक को लोन देता ये एसबीआई, मतलब अभी समझ रहे हैं हम रेपो रेट को, तो अभी इसे नहीं समझते हैं, अभी हम इसको समझते हैं कि 3% पे ये ले रहा है आरबीआई से। तो अब इसका इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अब एसबीआई को लालच आ जाएगा कि भाई साहब 3% कर दिया रेपो रेट, अगर मैं उधार लेता हूँ कुछ समय के लिए, ये पब्लिक को दे देता हूँ, और पब्लिक क्या है, मुझे पब्लिक से ये ले रहा है, वसूल रहा है मान लो 6%, 10%, इतना इंटरेस्ट रेट ले रहा है। जैसे जो पब्लिक है लोन ले रही है, फिर लोन जब चुकाएगी, इसे जो पैसा लिया है ब्याज भी तो देगी, तो एसबीआई मान लो पब्लिक से ले रहा है 6%, 10% ऐसा ले रहा है, और आरबीआई 3% में दे रहा है, तो एसबीआई क्या करेगा, आरबीआई से लोन ले लेगा, लाओ भाई साहब मुझे दे दो अपना पैसे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो आप, ये ले लेगा, ये पब्लिक को लोन दे देगा, बाद में चुका देगा 15 दिन 20 दिन के बाद, समझ रहे हो ऐसे। तो एसबीआई क्यों कम, ये आरबीआई क्यों कम करता है इंटरेस्ट रेट को, इसलिए करता है जिस टाइम पे मान लो डिफ्लेशन हो गई, डिफ्लेशन का मतलब है महंगाई कम हो गई, भाई साहब बिल्कुल भी महंगाई नहीं है, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, डिमांड कैसे करें। जैसे कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना पीरियड, भाई साहब लोगों की जॉब छूटी पड़ी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अब पैसा नहीं है हाथ में, इस टाइम में क्या है, आरबीआई चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा है, तो ये क्या करेगी, पैसा कहाँ से, लोन वोन लेंगे, लोन कब देंगे, लोन देंगे भाई साहब ये एसबीआई वगैरह देगी, एसबीआई वगैरह लोन देगी लोगों को, तो ये क्या है, एसबीआई भी उस टाइम पे मान लो अगर आरबीआई कम कर देती है, तो एसबीआई भी क्या है, ये समझेगी कि भाई साहब मेरे पास पैसा ज़्यादा है, तो मैं क्या है इंटरेस्ट रेट कम कर देता हूँ ताकि लोग ज़्यादा मुझसे लोन लेने आए, तो जहाँ 6% ये इंटरेस्ट रेट दे रहा था, 10% वो कम कर देगा, ये भी मान लो 3% ले रहा है, इस पर 5% कर देगा ये, अब लोगों से 2% का फायदा तो कमा ही रहा ना, ये 5% कर देगा ये, तो लोग क्या है देखेंगे, अरे लोन की कम इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, पब्लिक लोन लेगी इससे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फिर क्या है डिमांड बढ़ेगी, वो डिमांड करेंगे, कंपनी क्या है, कंपनी फिर प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, तो इस तरह से कंट्रोल करती है, इसी तरह से ऐसी जो रिवर्स रेपो रेट है ऐसे ही उसको कंट्रोल करती है। अब हम पहले आते हैं, इसमें ज़्यादा ये हो गया इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पे, ये क्या होता है, देखो भाई साहब ये क्या है, ये लैंडिंग रेट ही है जिस पे बैंक पब्लिक को उधार देती है, वो इंटरेस्ट रेट जो होता है उसी को बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, समझ गए। इसमें क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करती है कि ये इंटरेस्ट रेट कितना होगा, जैसे एसबीआई है लोन दे रही है भाई साहब किसी को, या पीएनबी बैंक है लोन दे रहा है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिफाइन करेगा, इंटरेस्ट रेट डिफाइन करेगा कोई फॉर्मूला तो होगा, इसमें है फॉर्मूला इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पे, किस पे डिफाइन करेगा, ये बैंक देखेगा कि हमारा ओवरऑल बैंक का करंट फाइनेंशियल रिव्यू क्या है, मतलब हमारी जो जितनी भी पैसा है इतना कितना है हमारे पास। नेक्स्ट डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट आया, पब्लिक ने अपना पैसा कितना डिपॉजिट किया है। नेक्स्ट देखेगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, हमारे पास बैड लोन्स कैसा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आप जानते हो क्या होती हैं, कि आप हमने जो पैसा दिया पब्लिक को और वो पब्लिक ने लौटाया नहीं, भाग गए, ऐसे कुछ हरामखोर होते हैं विजय माल्या जैसे जो पैसा लेके भाग गए, तो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन गया। तो ऐसा हमारे पास कितनी असेट्स हैं, ये सब ओवरऑल देख के तब डिसाइड करती है खुद बैंक, बैंक डिसाइड करती है किस पे, बैंक डिसाइड करेगी अपना लैंडिंग रेट, कितना हमें इंटरेस्ट रेट रखना है कि पब्लिक को जब लोन देंगे हम कितना इंटरेस्ट रेट उनसे वसूलेंगे, इस पे इंटरनल बेंचमार्किंग लैंडिंग रेट डिसाइड करती है। जैसे मान लो एग्जांपल है इंटरनल बेंचमार्किंग लैंडिंग रेट के, जैसे बीपीएलआर, ये रेट है इंटरेस्ट रेट के नाम है, बेंचमार्क ये मतलब बीपीएलआर बेस रेट और एमसीएलआर, ये क्या होते हैं सारे समझेंगे हम। बेंचमार्क पहले समझते हैं बीपीएलआर को, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट इसकी फुल फॉर्म है, ये देखो 2010 तक था, ये 2010 तक था लैंडिंग रेट, 2010 तक क्या है बैंक इस पे लैंडिंग रेट ये था, इसका नाम था, जो भी उधार पे इंटरेस्ट लेती थी उसका ये नाम रखा था बैंकों ने बीपीएलआर, तो इस पे देती थी। और ये कैसे कैलकुलेट करते थे, ये बैंक कैलकुलेट करते थे कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फंड कितनी है, और ये कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है, देखो जो यूपीएससी हमारी वो क्या है, सिर्फ इतना पूछ लेगी आपसे कॉस्ट ऑफ फंड बताओ बैंक की क्या होती है, अब आप बताओ क्या होती है, भाई साहब ये नहीं पता है ना, आप पढ़ते रह जाओगे, उसमें देखोगे कि क्या हो सकती है, ये होती है भाई साहब कॉस्ट ऑफ फंड। बैंक के पास आप पैसा जमा करने जाते हो, बैंक के पास ये पब्लिक है पैसा जमा करने जाती है डिपॉजिट, अब इस डिपॉजिट को रखने में जो खर्चा आता है, क्योंकि भाई साहब बैंक देखो आपका पैसा रखा, आपको इंटरेस्ट भी तो दे रही है, ब्याज दे रही है साल दर साल, तो इस पर खर्चा आ रहा है ना, और बिल्डिंग भी बना रही है, उसको सेव कर रही है तिजोरी, और जो भी खर्चा आ रहा है ये कॉस्ट ऑफ फंड आ रही है, उस मतलब जो भी ये कॉस्ट आ रही है कीमत आ रही है वो ये कॉस्ट ऑफ फंडिंग।
बैंक को आपका पैसा मेंटेन रखने के लिए जितनी भी मेंटेनेंस आ रही है, खर्चा आ रहा है, वो ये कॉस्ट ऑफ फंड, इस पे डिफाइन करती थी बैंक 2010 तक अपना लेंडिंग रेट, उसको बोलते थे बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट वसूलना है पब्लिक से। लेकिन जो बेंचमार्क है ये पब्लिक बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क ये प्राइम लेंडिंग रेट है जो, इसको सबवर्ट कर दिया, मतलब 2010 के बाद नष्ट कर दिया, हटा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो पब्लिक, देखो देखो ये जो बैंक है कॉस्ट ऑफ फंड पे डिफाइन करती है, यानी कि जो ईच बैंक है, अलग अलग बैंक अपने हिसाब से सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि हर एक बैंक आपको इंटरेस्ट रेट सेम तो नहीं देता, कोई थोड़ा परसेंट ज़्यादा दे देता है पब्लिक को लुभाने के लिए, हमारे बैंक में पैसा ज़्यादा जमा करे, कोई कम देता है। तो हर एक बैंक का अलग अलग बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट होता था, यानी कि एसबीआई का अलग रहेगा, पीएनबी का अलग रहेगा, कोई और बैंक है ये सीसीआई जो है उसका अलग रहेगा, एचडीएफसी का अलग रहेगा, अलग अलग लेंडिंग रेट। तो ये क्या है, इससे जो क्या है, बैंक क्या होते थे, अपने जो प्राइम कस्टमर होते थे, प्राइम कस्टमर क्या है, जैसे मान लो, इससे समझो आप भाई साहब, एक एग्जांपल, ये 3 आदमी है ए बी सी, और ये हो आप, ये हो आप, ये हो आप, मतलब आप जो लेक्चर देख रहे हो। अब आपके तीनों फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड ऐसा है ये आपसे पैसे मांगता है, कभी 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 मांगता है और आपसे, और लेकिन जब ये पैसे मांगता है आपको ब्याज भी देता है, और आपका प्रिंसिपल जितने पैसे लिया है और आपको टाइम पे दे देता है, जितने टाइम का कहा, इसने कहा 1 महीने में मैं भाई साहब लौटा दूंगा, और ये टाइम पे दे देता है। बी पर्सन ऐसा है, ये लोन देता है और आपको लौटा तो देता है, लेकिन ये टाइम पे नहीं लौटाता, आपको क्या है, बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, इसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, भाई साहब मेरे पैसे दे दो यार, मुझे भी ज़रूरत है, ये ऐसे करता है। और सी ऐसा है, पूरा हरामखोर, ये एक बार पैसे ले गए और भूल गया, कह रहा है कब दिए थे, कब दिए थे भाई साहब को, बहुत है ना वैसे ऐसे फ्रेंड, कब दिए थे यार मुझे तो याद नहीं है, ये ऐसा है। तो अब आप बताओ, अब आपसे तीनों पैसे एक साथ लेने आ गए, आपसे लोन लेने आ गए, कर्ज, कि भाई साहब मुझे पैसे की जरूरत है यार प्लीज़ दे दो। अब आप किसको प्रेफरेंस दोगे, प्रायोरिटी, ये भाई साहब किसको दोगे आप, जाहिर सी बात है ए आदमी को दोगे, क्योंकि ए आदमी आपका समय पर लौटा देता है, या फिर आपके पास पैसा होगा तो फिर बी को दोगे, सी को तो आप बिल्कुल मना कर दोगे, अगर दोगे भी तो उससे कहोगे भाई साहब आप साइन करो, एग्रीमेंट करो, ये करो वो करो, तब जाके दोगे, अगर दोगे भी तो, समझ गए। तो ऐसे ही होता है, प्राइम कस्टमर कौन हो गया, ए, बैंक का प्राइम कस्टमर हो गया ए, जो समय पे लोन दे देता है, अपना प्रिंसिपल दे देता है, वो प्राइम कस्टमर। अब ऐसे कंपनी हो सकती है भाई साहब, बड़ी बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट हाउस या बड़े बड़े लोग, वो क्या करते हैं, कब बैंक, क्योंकि इनको, बैंक को तो फायदा चाहिए, अब समय पे ये इसका पैसा लौटा रहा है, तो बैंक क्या करता है, इन्हीं को पैसा दे देता है लोन में, और अधिकतर पैसा इन्हीं में देता है, जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए पैसा बच ही नहीं पाता है, इनको बहुत कम लोन देता था बैंक, अब इसलिए इसको हटा दिया। अब बैंक, क्योंकि अलग अलग अपना लेंडिंग रेट डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो उसके प्राइम कस्टमर है उनको कम इंटरेस्ट पे लोन दे देता था, कम इंटरेस्ट पे, और जो पुअर पीपल लोन ले रहा है उनके लिए इंटरेस्ट रेट बताएंगे 10% है भाई साहब, लोन लेना तो ले लो, और जो प्राइम कस्टमर है उनके लिए 4%, 5%, ऐसे ऐसे लोन की इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, तो इनको दे देंगे। अब 10%, 15% पुअर पीपल लेने आएगा, तो वो क्यों लोन लेगा, वो कह देगा नहीं भाई साहब हमें नहीं चाहिए, हम तो कर्ज में डूब के ही रह जाएंगे, चुका ही नहीं पाएंगे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं दे पाएंगे, प्रिंसिपल की तो बात दूर है। तो पुअर पीपल अपने आप ही लोन नहीं लेता था, तो यानी कि इस हिसाब से क्या है, नियरली 70% जो बैंक का क्रेडिट है, जो बैंक के पास पैसा है, वो किसके पास जा रहा था, कॉर्पोरेट कस्टमर के पास। ये प्रॉब्लम थी। अब इसको आरबीआई ने कहा हटाओ, इसको 2010 से हटा दिया। तो इस सिस्टम के अंदर क्या है, बैंक सब्सिडाइज करते थे कॉर्पोरेट लोन्स को, कैसे कि अपने जो रिटेल और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कस्टमर थे उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और उनको कम इंटरेस्ट पे लोन देते थे, कॉर्पोरेट लोन्स को, जो प्राइम कस्टमर थे। तो इसको हटा दिया। अब एक है भाई साहब बेस रेट, बेस रेट आया 2010 में, इसके बाद बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के बाद। अब ये 2016 तक चला। ये भी बेस रेट में क्या होता था, ये कैसे डिसाइड करते थे, ये करते थे एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होगा जिस पे कोई भी कॉमर्शियल बैंक जिसके नीचे अपने कस्टमर को लैंड नहीं करेगा। मतलब इस पे ये रख लिया कि आप क्या है 5% मिनिमम रहेगा, आप चाहे आपका प्राइम कस्टमर है कोई है, इससे नीचे नहीं दोगे किसी को भी, इससे नीचे ब्याज पे नहीं दोगे किसी को भी उधार लोन। आप इससे ऊपर तो दे सकते हो, इससे नीचे नहीं दोगे, क्योंकि जैसे बैंक करते थे ना 5% से नीचे कर दिया, 4%, 3% पे अपने अच्छे कस्टमर को लोन दे दिया। अब ये रख दिया बेस रेट, कि बेस रेट वो रहेगा, इस इंटरेस्ट रेट से नीचे आप किसी को लोन नहीं दोगे। तो ये हो गया मिनिमम इंटरेस्ट रेट, जिससे नीचे कॉमर्शियल बैंक नहीं देंगे लोन। अब बेस रेट किस पे कैलकुलेट किया जाता था,
बेस किया जाता था, 3 पैरामीटर होते थे। एक तो कॉस्ट ऑफ फंड, हमने ऊपर समझा कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, जितना पैसा पब्लिक जमा करती है डिपॉजिट उस पर इंटरेस्ट देती है बैंक, वो जितना खर्चा आता है वो कॉस्ट ऑफ फंड हो गई। नेक्स्ट है अनअलोकेटेड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। पहले समझते हैं अलोकेटेड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेटेड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज वो होती है जैसे बैंक मान लो भाई साहब बिल्डिंग बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, कोई हैंडलिंग करती है चार्जेस की, जितना खर्चा आता है वो अलोकेटेड, और इनके अलावा जो भी रिसोर्सेज पे कॉस्ट आती है वो है अनअलोकेटेड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। एक है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये क्या है, जैसे बैंक ने पैसा दिया लोन में, या उसे जितना प्रॉफिट हुआ उसमें जितना लेने में खर्चा आया उसका, वो खर्चा, जैसे आप बैंक भाई साहब लोन देगी, उसे वसूलने में जो खर्चा आएगा, बैंक कर्मचारी जाएंगे, कर्मचारी रखेगी, ये जो खर्चा आएगा वो रिटर्न है। जो ये जो प्रॉफिट होगा उस पर जो खर्चा आया है इस पे कैलकुलेट कर देती 3 पैरामीटर पे बेस रेट बैंक। लेकिन इसमें भी क्या था, इसमें भी भाई साहब ये चलो बेस रेट रख दिया कि इस रेट से मान लो 5% बेस रेट रख दिया, इस रेट से नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं रखेंगी कोई बैंक। लेकिन फिर भी तो ये इंडिविजुअल बैंक अलग अलग रेट डिपेंड करती थी। हर एक बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड अलग है, हर एक बैंक की ये कॉस्ट अलग है, हर एक बैंक का रिटर्न अलग है, तो हर एक बैंक का इंडिविजुअल अलग अलग अपना इंटरेस्ट रेट होता था। तो इसलिए इसको भी कहा 2016 में बाय बाय, जाओ भाई साहब अब बेस रेट को भी नहीं रखेंगे। एक होता है फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, फिर ये 2016 में आया, अप्रैल से ये आया, ये बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये किसके लिए, फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए आया। इसका मतलब ये है मिनिमम इंटरेस्ट रेट एट द कॉमर्शियल एट विच कॉमर्शियल बैंक्स कैन लैंड, मतलब इसी तरह बेस रेट की तरह इसमें भी ऐसे ही रखा एक रेट कि उस रेट से नीचे मिनिमम इंटरेस्ट रेट होगा, इससे नीचे क्या है कोई भी बैंक नहीं देगी लोन, उस इंटरेस्ट रेट से नीचे नहीं देगी किसी भी कस्टमर को, चाहे कितना ही प्यारा हो, उसके मौसी का बेटा, चाचा का बेटा, फूफा का बेटा, कोई भी है, समझ गए। तो इसमें क्या है, इसमें रेट 4 कंपोनेंट पे डिफाइन होती थी, सेम ऐसा ही है, लेकिन इस पे क्या है बेस रेट में था कुछ पैरामीटर अलग जिन पे इंटरेस्ट रेट डिफाइन होती थी, लेकिन इसमें कुछ कंपोनेंट अलग हो गए। इसमें किस में डिफाइन होगी, जो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड रेट है, लेंडिंग रेट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है, किस पे डिफाइन होगी, 4 कंपोनेंट पे। एक तो देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड वही है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, हमने ऊपर समझा जो पब्लिक जमा करती है उस पर जितना खर्चा आता है। एक है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशो, जैसे भाई साहब कैश रिजर्व रेशो क्या करता है, बैंक एसबीआई है जैसे वो आरबीआई के पास रखता है, अगर ये अपने पास होता है इसके पास लोन दे के पैसा कमाता ना, लेकिन इस पे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा आरबीआई कैश रिजर्व रेशो पे, समझ रहे हो, इस पे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा, तो इस पे क्या है जो इस पे लोन दे के पैसा कमा सकता था वो भी तो नुकसान हो रहा है, उसको काउंट करते थे। नेक्स्ट क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जितनी हैंडलिंग में कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है लोन देने में, लेने में, डिपॉजिट करने में, जितनी भी कॉस्ट आती है बैंक की उसको। एक है टेनर प्रीमियम, इन 4 पे डिफाइन करता था मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। अब ये टेनर प्रीमियम क्या है, टेनर प्रीमियम है जैसे मान लो टेनर का मतलब है कि अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन, कि इतना टाइम कितना टाइम बचा है कि आपको लोन दोबारा बैंक को देना है, जब आपने लोन लिया किसी ने आदमी ने और इस फिक्स टाइम है ना उस टाइम तक आपको लोन देना है, तो वो टाइम है टेनर। और इस टेनर प्रीमियम का है, ये प्रीमियम ऐसा उस टाइम में जो हायर ट्रेनर फॉर हायर ट्रेनर के लिए जो लैंडिंग दी है उससे मतलब पैसा वसूला जाए, प्रीमियम प्रीमियम वसूला जाए, प्रीमियम का मतलब है इंटरेस्ट रेट वसूली जाए उस टाइम में, क्योंकि भाई साहब देखो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा लोन का, कर्ज देने का जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा बैंक को। मान लो 10 साल दे दिया, 10 साल तक भाई साहब पता नहीं ये आदमी मर गया, इसने लोन लिया है, बैंक का तो पैसा डूब गया, तो इतना हाई रिस्क होता है जितना टेनर प्रीमियम ज़्यादा होता है। अब ये मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट है जो ये लिंक था किससे, एक्चुअल डिपॉजिट रेट से, और एक्चुअल डिपॉजिट रेट्स अगर राइज करता था इसका मतलब ये है मार्जिनल कॉस्ट रेट भी बैंक का राइज करेगा, मतलब कि जितना डिपॉजिट रेट है, मान लो आपने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा जमा किया और उसमें ये डिफाइन होता था MCLR किस पे, इन 4 पैरामीटर पे, कॉस्ट ऑफ फंड में, और यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब एक्चुअल डिपॉजिट रेट, यानी कि जो आपने डिपॉजिट किया इसमें बैंक आपको लोन भी तो देगा, आपको भी मतलब इंटरेस्ट रेट भी तो देगा, ब्याज भी तो देगा, ब्याज भी तो देगा, जो आपने बैंक में पैसा जमा किया है SBI में आपको ब्याज देगा साल में 3% 4% ऐसा। तो इस पे क्या है, जैसे ही मान लो डिपॉजिट रेट बढ़ेगा तो बैंक क्या करेगा, फिर कॉस्ट ऑफ फंड है उसकी, कॉस्ट ऑफ फंड पे डिफाइन करता है अपना लेंडिंग रेट इंटरेस्ट रेट, तो उसका इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ेगा भाई साहब। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगा, मतलब लोन मिलेगा ज़्यादा ब्याज पे, तो ये भी बढ़ता था। तो इसकी ये प्रॉब्लम थी कि अगर ये बढ़ेगा एक्चुअल डिपॉजिट रेट तो ये भी बढ़ेगा MCLR, तो यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इसमें ये प्रॉब्लम थी। अब इशू क्या है, जो इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े इसमें,
एक तो पढ़ा हमने MCLR, अभी ये जो पढ़ा, एक बेस रेट पढ़ा MCLR, एक बेस रेट पढ़ा ऊपर, और एक क्या है बेस रेट के ऊपर कौन सा था, बेंचमार्क, ये प्राइम लेंडिंग रेट, ये था, ये तीन। अब इन तीनों से इनको बोलते हैं इंटरनल बेंच मार्क लेंडिंग रेट। इंटरनल क्यों है, इंटरनल इसलिए क्योंकि बैंक खुद अपने जितना भी खर्चा रहा हो उस पर डिफाइन कर रहे हैं इन सबको रेट को। तो इनसे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है भाई साहब, देखो अगर RBI रेपो रेट कट करती है या रिवर्स रेपो रेट कट करती है, कट करने का मतलब कम करती है, क्योंकि RBI तो कट जब भी करती है ना कि RBI इनमें कट करेगी तो पैसा बैंक के पास ज़्यादा जाएगा और ये पब्लिक को ज़्यादा लोन देगा। अब जैसे SBI के पास पैसा आ गया, रेपो रेट कम कर दी, तो भाई साहब जब इस पे के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो ये तुरंत क्या है, अपनी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करते, डिक्रीज नहीं करते, और पब्लिक को उसी इंटरेस्ट रेट पे देते थे। मान लो 6% पे चल रहा है तो 6% पे ही देंगे, ये लोन देंगे पब्लिक को। तो पब्लिक से लोन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ले रहे हैं और RBI से कम उधार ले रहे हैं, मान लो रेपो रेट कम कर दी। तो इससे क्या है, जितना RBI रेपो रेट कम करता है, कट करता है, तो वो पब्लिक तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता। RBI चाहता है पब्लिक तक फ़ायदा पहुंचे, कम इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक लोन ले और ज़्यादा लोन ले और ज़्यादा पैसा आए मार्केट में, जैसे रेपो रेट कम कर दी तो। लेकिन इससे बोरोवर है जो उधार लेता है फ़ायदा नहीं पहुंचता, इसलिए एक प्रॉब्लम ये थी। नेक्स्ट क्या थी, जो इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है वो क्या है, मैनी वेरिएबल्स हैं जिस पे डिपेंड होता है, जैसे बैंक की स्प्रेड, बैंक कितना है ब्रांच वगैरह, फाइनेंशियल रिव्यू कितना कितना खर्चा है, डिपॉजिट पे कितना खर्चा है, या नॉन परफॉर्मिंग असेट कितनी है, मतलब इंटरनल जितने बेंच के अलग अलग इंडिविजुअल रेट पे डिपेंड है। तो सारे बैंक का एक ही इंटरेस्ट रेट नहीं है, एक ये एक नुकसान है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, इसमें क्या है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, RBI अपनी रेपो रेट पॉलिसी में चेंज करता है, तो डायरेक्ट इसका फ़ायदा बोरोवर को नहीं पहुंचता, यानी कि जो बैंक है वो डायरेक्ट चेंज नहीं करते रेपो रेट के हिसाब से अपने इंटरेस्ट रेट को, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट में ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब है इनट्रांसपेरेंट, मतलब अपारदर्शी, मतलब इंटरेस्ट रेट है वो ओपेक है, इनट्रांसपेरेंट है। कहने का मतलब ये है, जो ट्रांसमिशन लैंडिंग रेट का होना चाहिए, पीपल तक, लोगों तक देना चाहिए फ़ायदा, अगर RBI रेपो रेट वगैरह में कट करती है तो अच्छे से RBI को पता ही नहीं चल पाता कि बैंक क्या है, अपने अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग रेट रखे हुए हैं बैंक ने अपने अलग अलग खर्चे के हिसाब से। तो क्या है, इसमें ये प्रोसेस सारा ओपेक था, इनट्रांसपेरेंट था, इसलिए ये सारे रेट बैंक क्या है हटाना चाह रहा है, सारे मार्जिनल कॉस्ट, लैंड फंडिंग रेट है जो वो वगैरह। तो अब आते हैं भाई साहब एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट और इसके बेनिफिट क्या फ़ायदे हैं। अब हमने वो इंटरनल पढ़े, अब ये क्या है, ये इसलिए बैंक ले मतलब RBI लाना चाहता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आए और स्टैंडर्डाइजेशन आए, स्टैंडर्डाइजेशन सब बैंक के लिए एक ही रूल रहे, मतलब सबका जो अलग अलग अपने जो कॉस्ट आती थी उस कॉस्ट पे डिफाइन करते थे इंटरेस्ट रेट, उसके अलावा एक अलग से हो बेंचमार्क के डिफाइन करें एक्सटर्नल पे। ये अडॉप्ट कर लिया अक्टूबर 2019 से, अक्टूबर 2019 पे कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क रहे हर एक बैंक के लिए, लैंडिंग रेट यानी कि जिस रेट पे उधार देना है, अक्टूबर 2019 से चालू कर दिया। तो इसके अलावा जैसे जो मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट होता था वो इंटरनल सिस्टम पर डिपेंड था बैंक पे, हर एक बैंक अपना इंडिविजुअल रखता था, लेकिन जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है मैकेनिज्म है, इस पे 4 रेट दिए हैं बैंक को, 4 ऑप्शन दिए हैं, RBI ने 4 ऑप्शन दिए कि अपना जो इंटरेस्ट रेट है आप इन 4 बेंचमार्क पे डिफाइन करो, या तो आप लिंक करो रेपो रेट से, RBI की जो रेपो रेट है, अगर RBI रेपो रेट कट करे आप भी इंटरेस्ट रेट कट करो, कम करो, या फिर आप 91 डे के जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनकी क्या यील्ड है, मतलब उनसे क्या फ़ायदा हुआ है, उन पे डिफाइन करो, या 120 डे के जो ट्रेजरी बिल हैं उन पे डिफाइन करो, या फिर आप कोई बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो जो डेवलप किया है किसने, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, तो इस बेंचमार्क पे आप डिफाइन करो, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस पर डिफाइन करो। तो ये हो गए इंटरेस्ट रेट एक्सटर्नल, कि अब बैंक को ये नहीं देखना पड़ेगा उसे डिपॉजिट में कितना खर्चा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या है उसकी, ये नहीं करना पड़ेगा। अब बैंक को इस चारों में से कोई भी चूज कर लो, इन पे डिफाइन करनी पड़ेगी आपको इंटरेस्ट रेट, समझ गए। तो अब ये ट्रेजरी बिल क्या होता है आप सबने पढ़ा होगा, ये जानते होंगे, इसके लिए हमने एक लेक्चर में पढ़ा भी था। ट्रेजरी बिल देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, और प्रोमिसरी नोट होते हैं। प्रोमिसरी नोट का मतलब प्रॉमिस करते हैं, बैंक क्या करता है, एक कागज पे लिखा है ट्रेजरी बिल, इस पे लिखा है, अब पब्लिक मान लो खरीदेगी गवर्नमेंट से तो इस पे रेट लिखा होगा 1000 का, और इस पे प्रॉमिस लिखी होगी, हम वादा करते हैं कि इसमें मैच्योरिटी पीरियड होगा, मैच्योरिटी पीरियड का मतलब 1 साल का है, 1 साल से कम का ही होता है वैसे, 91 डेज का है या 182 डेज का है, कि हम इतने डेज में आपसे वापस ले लेंगे, इतने पैसे आपको देके, और आपको इंटरेस्ट भी देंगे, ब्याज भी। तो यानी कि प्रॉमिस कर रहा है गवर्नमेंट, प्रॉमिसरी नोट हो गया।
तो ये प्रॉमिसरी नोट की तरह ही है। और एक याद रखना है, शॉर्ट टर्म के होते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। स्टेट गवर्नमेंट जो लोन इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई साहब स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये लॉन्ग टर्म के लिए इशू कर सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। एक है जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट, ये क्या है, ये लिमिटेड, आरबीआई ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है इस कंपनी को। इसका क्या है, जैसे मार्केट रेट में जो इंडिपेंडेंट बेंचमार्क की तरह इस होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो मार्केट रेट चल रहा है इंटरेस्ट रेट, उस पर कोई भी बैंक चूज कर सकता है अपना लैंडिंग रेट। तो ये भी एक ऑप्शन है बैंक के पास। अब इसके बेनिफिट क्या है अगर एक्सटर्नल पे रहेगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क जो लैंडिंग रेट पे अगर बैंक अपने लैंडिंग रेट इंटरेस्ट रेट डिफाइन करेंगे तो इसके फायदे क्या क्या हैं। फायदे देख, तो एक तो ये है, कोई भी बैंक अपना स्प्रेड है, जितने भी खर्चा है कुछ भी हो रहा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क पे डिसाइड करेंगे कि एक्सटर्नल बेंचमार्क पे कितना खर्चा हो रहा है, मतलब उस बैंक ने कितने ट्रेजरी बिल लिए हुए हैं, कितना ये 182 के ट्रेजरी बिल लिए हुए हैं, क्या मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसका कितना खर्चा आ रहा है, या रेपो रेट है जो उसके हिसाब से वो कितना उसका इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है आरबीआई को। तो इस पर डिफाइन करेंगे वो अपना सारा, फ्री डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा एक ये होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क पे डिपेंड होंगे, कम से कम उन्हें क्या है, जैसे रेपो रेट चेंज करता है आरबीआई एवरी 3 मंथ में, तो कम से कम 3 मंथ में एक बार तो उन्हें इंटरेस्ट रेट चेंज करने पड़ेंगे। अगर आरबीआई कम करता है तो कम करने पड़ेंगे, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करने पड़ेंगे, ये फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब ये, अगर एक्सटर्नल सिस्टम से डिपेंड होगा, ये बाइंड होगा सिस्टम सारा लैंडिंग रेट का, तो पॉलिसी रेट जैसी कट होगी तो बोरोअर को इसको फायदा मिलेगा, जो भी उधार लेगा उसको फायदा मिलेगा, उसको पहुंचेगा फायदा, क्योंकि बैंक को भी इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा फिर ब्याज की दर। फिर यह क्या होगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट में ट्रांसपेरेंसी आएगी, बैंक का पता, सबका पता रहेगा भाई सब बैंक को करना ही पड़ेगा, सब बैंक करेंगे फिर इसे। फिर बोरोअर क्या है, जो उधार लेने वाले हैं उनको भी पता चलेगा कि कितना उन्हें प्रॉफिट मार्जिन है, कितना होगा, किसी बैंक का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना स्प्रेड हो रहा है, और उसके हिसाब से कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है और कितना देगा। तो सारा कंपैरिजन कर सकेंगे वो लोन्स का, कि मैं इस बैंक से लूँगा एसबीआई से तो कितना मुझे फ़ायदा होगा, पीएनबी से लूँगा कितना मुझे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सारा सिस्टम, सारे कस्टमर वगैरह को पता चलेगा, रिटेल कस्टमर है या कोई भी है, तो उनको आसानी से लोन लेने में एक तरह से एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी उनकी। अब थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, जो रेपो लिंक्ड लोन है जो अभी एक्सटर्नल बेंचमार्किंग पे है, और हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो इंटरनल बेंचमार्क कॉस्टिंग लेंड था, और ये एक्सटर्नल है। तो इनमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। एक तो डिफरेंस ये, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है, ये भाई साहब देखो, ये आपका डिपेंड होता है, लिंक होता है किससे, बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड से। कॉस्ट ऑफ फंड हमने ऊपर समझा क्या है, जो आप डिपॉजिट करते हो, बैंक में जमा करते हो पैसा, उस पर जो खर्चा उठाता है बैंक, आपको ब्याज देता है, वो खर्चा आता है, उस पर लिंक होता है ये। और जो रेपो रेट होता है वो क्या है, ये तो आरबीआई का लेंडिंग रेट है, जो आरबीआई देती है जिस रेट पे इंटरेस्ट पे बैंकों को, एसबीआई वगैरह को, पीएनबी वगैरह को लोन देती है, उस पर लिंक है। जो ये वाला है, ये 4 से 6 मंथ में क्या है, आरबीआई रेट कट करती है, जब 4 से 6 महीने में बोरो को फायदा पहुंचता है। लेकिन इसमें क्या, इमीडिएटली आरबीआई रेपो रेट कम करेगी तो बैंक को भी करना पड़ेगा, और उसी इंटरेस्ट रेट कम करके जो बोरोर है, उधार लेने वाला है बैंकों से, उसको फायदा पहुंचेगा इमीडिएटली। जो इसमें क्या है, इसमें होता है आरबीआई रेट कट करती है तो बोरोर को सीधा फायदा नहीं पहुंचता, लेकिन इसमें फायदा ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा जैसी कट करेगी। ये रीसेट करती है एनुअली, मोस्ट ऑफ बैंक क्या है, एक साल में लगभग एक बार इसे रीसेट करते हैं अपना इंटरेस्ट रेट, और इसमें क्या है एवरी 3 मंथ में करना पड़ेगा, जैसी आरबीआई रेपो रेट कम करेगी तो बैंक को भी करना पड़ेगा। इसमें चेंजेस जो आते हैं मार्जिनल कॉस्ट में, इसमें 5 to 10 ये बेसिस पॉइंट पे आते हैं, और इसमें यूजुअली चेंज आते हैं लगभग 25 बेसिस पॉइंट या उससे ज़्यादा। 100 बेस पॉइंट में 1% होता है। अगर मान लो आरबीआई बोले मैं अपना रेपो रेट 100 बेसिस पॉइंट बीपीएस कम कर रही हूँ, इसका मतलब ये है 1% कम कर रही है, 1%। अगर मान लो 25 बेसिस पॉइंट कम कर रही है, इसका मतलब क्या है 0.25% तक रेपो रेट कम कर रही है। तो जितना कम करेगी इतना ये उसको फ़ायदा होगा बोरोअर को। ये जो है एवरी मंथ में रिवाइज होती है पॉलिसी, ये रिवाइज होती है और ये रिव्यूड होगी बाई मंथली, जो रेपो रेट की है। इसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है रेपो रेट वाले में, और इसमें लो वॉलेटिलिटी होती है। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं। अब इसके वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड में ये है भाई साहब, जैसे क्या है, जो हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, कौन करते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम और जो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये देखो गवर्नमेंट ने क्या है स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई हुई है पोस्ट ऑफिस के जरिए। मतलब जो पब्लिक क्या है पोस्ट ऑफिस से स्कीम में अपना स्कीम का फ़ायदा उठा सकती है, और इनमें ब्याज ज़्यादा देती है गवर्नमेंट। अब देखो
जो बैंक में पैसा कौन जमा करने जाएगा? अगर स्मॉल सेविंग स्कीम में मान लो 10% 50% तक फायदा मिल रहा है, ब्याज मिलेगा, अगर पब्लिक यहाँ इस स्कीम का फायदा लेगी तो बैंक के पास कौन जमा करेगा? तो बैंक के पास भाई साहब इसका चैलेंज है, एक तरह से चुनौतियां हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन को इम्पीड करती हैं, बाधा डालती हैं, जो स्मॉल सेविंग स्कीम और डेट म्यूचुअल फंड स्कीम है गवर्नमेंट की। अगर क्योंकि ये हाई इंटरेस्ट देती है पब्लिक को, तो पब्लिक अपना पैसा यहाँ जमा करती है, बैंक के पास कम पैसा रह जाता है। तो इस तरह से क्या है, गवर्नमेंट को अपनी फिजिकल पॉलिसी में, क्योंकि गवर्नमेंट की ये है फिजिकल पॉलिसी इसी तरह से इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, तो अपनी इन स्कीम से करती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है और पब्लिक जमा कर देती है बैंक के, मतलब इनके पास स्मॉल सेविंग स्कीम में फ़ायदा उठाती है, अपना पैसा जमा कर देती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब मान लो 15% मिलेगा तो भाई साहब सब जमा करेंगे, ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसे कंट्रोल करती है अपनी फिजिकल पॉलिसी से गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की होती है फिजिकल पॉलिसी और आरबीआई की होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इनमें क्या है भाई साहब, सिंक्रोनाइज नहीं है, तो हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की, इनमें सिंक्रोनाइज का मतलब तालमेल बैठाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए, कि बैंकों में, आरबीआई में और गवर्नमेंट में टकराव ना रहे। कि आरबीआई तो कोशिश कर रही है भाई साहब रेट कट किया जाए, और गवर्नमेंट यहाँ खुद पैसा, पब्लिक का पैसा खुद ले रही है स्कीम चला के, ये बैंकों के पास पैसा ही नहीं आ पा रहा है। तो ये इनमें डिफरेंसेस चलते रहते हैं। ऐसा आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई के और गवर्नमेंट के क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको बताना है क्या कि गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी है, स्मॉल सेविंग स्कीम देके वो ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट रेट देती है, पब्लिक से पैसा ले लेती है। लेकिन आरबीआई चाहती है मॉनेटरी पॉलिसी चलाना कि रेपो रेट कम करती है, बैंक के पास पैसा है। तो ये इनमें डिफरेंसेस, मतभेद चलते रहते हैं। तो भाई साहब यही था बस इस लेक्चर में।